हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम बात कर रहे थे जो कैरेक्टर होते हैं वो कैसे इनहेरिट होते हैं, या वो कैसे पास होते हैं, या वो कैसे यहाँ पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे और हमने बात की थी यहाँ पर मेंडल्स के लॉ के बारे में, जिनमें आप कुछ लॉ पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपने पहला लॉ पढ़ा है जिसे आप क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हमने बात की है। प्रभाविता के नियम की क्या कहता है प्रभाविता का नियम, जब सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट वाले दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जनक अपने गुणों को प्रदर्शित कर पाता है और दूसरा जनक अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। जो जनक अपने गुणों को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे प्रभावी जनक या डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं, और जो जनक अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है उसे अप्रभावी जनक या रेसेसिव पेरेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद आपके पास आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने कहा कि जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो जो यहाँ पर जीन पेयर होते हैं वो दोनों जो जीन पेयर हैं वो सेग्रीगेट हो करके अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम के बाद हमारे पास आया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, आपने ये क्रॉस किया था, ये टेबल आपने देखी थी, और इसमें सबसे पहले तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि ये क्या है, आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ये यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने कहा कि यहाँ पर क्या बनेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या किया, यहाँ पर दोनों पेरेंट्स का क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन आपके पास आई। ये आपके पास F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में आपने कहा कि डोमिनेंट पेरेंट के ही कैरेक्टर आएंगे। डोमिनेंट पेरेंट क्या थे, कैरेक्टर क्या थे हमारे पास, सीड का कलर था येलो एंड ग्रीन, सीड का शेप था राउंड एंड रिंकल। हमने कहा डोमिनेंट कैरेक्टर क्या थे, सीड के कलर में येलो कलर डोमिनेंट था, ग्रीन रेसेसिव था, राउंड कलर डोमिनेंट था एंड रिंकल रेसेसिव था। F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे, ये आप जानते हैं क्योंकि आप लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ चुके हैं। हमने कहा जब F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आते हैं, उसके लिए गैमीट बनेंगे। आपने कहा 4 गैमीट इसके बनेंगे और 4 गैमीट इसके बनेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा कि ये जो 4 गैमीट है, 4 गैमीट ये हैं और 4 गैमीट ये हैं। हमने कहा ये गैमीट आपस में स्वतंत्र हैं कि किस गैमीट को किसके साथ फ्यूज होना है। ध्यान रखिए, ये आपस में फ्यूज नहीं हो सकते क्योंकि ये इसके गैमेट हैं। इसका मतलब आप सिंपल सा समझिए, एक मेल और एक फीमेल है, इतना समझ के आप कि आपस में फ्यूज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने कहा ये मेल है और ये फीमेल है। तो आप समझते हैं कि फ्यूजन यहाँ पर कभी भी सेम गैमेट का नहीं होता है। यहाँ पर फ्यूजन के लिए मेल और फीमेल का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने बोला कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि फीमेल के जो गैमेट है वो आपस में ही फ्यूज हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, या फिर मेल के जो गैमेट है आपस में फ्यूज हो जाए, इसीलिए ये गैमेट आपस में फ्यूज नहीं करेंगे या ये गैमेट आपस में फ्यूज नहीं करेंगे। ये अंडरस्टूड है, ये हम समझते हैं। हमने कहा ये गैमेट इन गैमेट्स के साथ फ्यूज करेंगे, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता है कि किस गैमेट का फ्यूजन किसके साथ हो रहा है, क्योंकि ये गैमेट स्वतंत्र हैं कि उन्हें इनमें से किस गैमेट के साथ फ्यूज होना है, या ये स्वतंत्र है कि इन्हें इनमें से किसके साथ फ्यूज होना है। हमने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखा दी कि क्या हो सकता है, कितने प्रकार के संतति यहाँ पर आ सकती है, कौन कौन से संभावित जो लक्षण है वो हमारे पास आ सकते हैं, इसीलिए हमने सारे क्रॉस यहाँ पर करवाए हैं। ठीक है, तो क्या कहता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इतना कहता है कि यहाँ पर जब भी क्या होते हैं गैमीट बनते हैं तो गैमीट आपस में स्वतंत्र होते हैं कि किस गैमीट को किसके साथ फ्यूज यहाँ पर होना है। ठीक है, क्लियर है। अब हमने इसी के बेसिस में यहाँ पे क्या किए थे, हमने यहाँ पे क्रॉस करवाए थे। अब क्रॉस जब हमने करवाए तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आए हैं वो 16 आए हैं। टोटल हमारे पास 16 संतति आई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे इनकी। ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15 और ये 6। ठीक है, टोटल हमारे पास 16 संतति यहाँ पर आई है। हमने कहा कि यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें मिले जो हाईलाइट कर रखे हैं। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये प्योर फॉर्म है पेरेंट्स की। कौन से पेरेंट्स, इनकी बात नहीं हो रही है, ये F1 जनरेशन है। पेरेंट वही जिनका क्रॉस कराया गया होगा। क्या हमने लिया था, येलो एंड ब्राउन को लिया था, किसके साथ, ग्रीन एंड व्रिंकल्ड आए थे। ये प्योर फॉर्म है हमारे पास। हमने कहा 16 संतति है, तो इनके कैरेक्टर हम देखेंगे। एक कैरेक्टर येलो एंड ब्राउन आया है, ठीक है, जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं। फिर हमारे पास येलो एंड व्रिंकल्ड आए हैं, जो आपको यहाँ पर पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं। कुछ हमारे पास ग्रीन एंड राउंड आए हैं, जो ग्रीन कलर में दिखा रखे हैं। और कुछ हमारे पास जो डार्क ब्लू कलर में आया है, जो है ग्रीन व्रिंकल। अब हमें क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन देखने हैं कि येलो एंड राउंड कितने हमारे पास आए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। आपने कहा येलो एंड राउंड कितने हमारे पास आते हैं, येलो एंड व्रिंकल्ड कितने हैं, येलो एंड व्रिंकल्ड कितने हैं, ग्रीन एंड ब्राउन कितने हैं, और ग्रीन एंड रिंकल्ड कितने हैं। ठीक है, ये हमें देखना है। चलिए, येलो एंड ब्राउन को आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखिए, येलो एंड ब्राउन कितने पौधे ऐसे हैं जिनमें पीले बीज और गोल बीज पाए जा रहे हैं, वो कितने हैं। आपको देखने के कितने पौधे हैं कि जिनमें जो बीज हैं वो पीले कलर के हैं और गोल हैं, वो आपको देखने हैं। कितने हैं, 9 हैं। आप गिन लेंगे, कैसे गिनेंगे, हमें लिखा हुआ भी है हमने, और हमने अलग अलग कलर से यहाँ पर शो भी कर रखा है। दूसरा हमने कहा येलो एंड रिंकल्ड कितने हमारे पास आते, तो पढ़िए, ध्यान दीजिए। येलो एंड रिंकल्ड कोई नहीं है इस लाइन में। येलो एंड रिंकल्ड पहला, दूसरा यहाँ कोई नहीं है, तीसरा येलो एंड रिंकल्ड कितने आए हैं, 3 आए हैं। क्लियर है। अब हमारे पास हमने कहा ग्रीन एंड रिंकल्ड कितने हैं, तो ग्रीन एंड रिंकल्ड आपने कहा हमारे पास कितने आए हैं, ग्रीन एंड राउंड, ये क्या है, ग्रीन एंड राउंड है, तो ग्रीन एंड राउंड 1 2 3। सिमिलर कलर को आप देखेंगे और ढूंढेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। ग्रीन एंड राउंड कितने आए हैं, 3 आए हैं। अब हमने कहा ग्रीन एंड रिंकल्ड कितने हैं, अगर आप पूरे चार्ट में देखेंगे कि ग्रीन एंड रिंकल्ड कितने हैं, आपने कहा सिर्फ एक है, क्या आया, 1। अब हमारे पास एक रेशियो आ गया है 9:3:3:1। ये हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो आता है, जो कि आपसे पूछा जाता है। जैसे कि आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में रेशियो देखा था, ठीक है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो देखा था, वैसे आपके पास ये रेशियो आता है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इस बात से क्या समझे, 9 ऐसे आपके पास प्लांट्स आए हैं जिनमें क्या है, आपको पेरेंट मिले हैं, जो पेरेंटल जो कैरेक्टर है वो मिले हैं, डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर मिले हैं। तो 9 ऐसे पौधे हैं जो आपको क्या मिले हैं, डोमिनेंट पेरेंट के कैरेक्टर मिले हैं, या फिर यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंट है। ठीक है, फिर हमने कहा एक ऐसा आपको मिला है जो ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन दोनों है, येलो एंड ब्राउन भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, एंड ग्रीन एंड व्रिंकल भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। बस हमने कहा कि प्योर फॉर्म में हम देखें तो सिर्फ 2 पौधे हमें मिलते हैं, ये पौधा और ये पौधा, हमें दोनों क्या मिलेंगे, प्योर फॉर्म में मिलेंगे। बाकी के जो 8 पौधे हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पर हमने कहा हाइब्रिड हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, ये है तो येलो एंड ब्राउन, लेकिन येलो के जो कैरेक्टर है वो तो प्योर है, ठीक है, लेकिन ब्राउन के कैसे, आपने कहा एक स्मॉल r यहाँ पर आ गया है, तो आपने कहा जीनोटिपिकली हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो कैरेक्टर है वो हाइब्रिड होता है। इसका अगर हम जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो का काफी लंबा होता है, वो आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, खुद से निकाल सकते हैं। आपने देखना है यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो को आप निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अब हमने बोला कि यहाँ पर येलो एंड ब्राउन जो था वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, वो पेरेंट्स के गुण थे वहां पर, एज अ हमारे पास कैरेक्टर पहले भी थे, यानी कि पीला और गोल बीज हमारे पास पहले भी था, जो एज अ पेरेंट आपने लिया था, और हरा और रिंकल जो है हमारे पास पहले भी था। हमारे पास जो न्यू कॉम्बिनेशन आए हैं वो ये हैं,
कि येलो, बीज का कलर तो येलो है, पीला है, लेकिन वो है कैसा, रिंकल्ड है। ऐसा पहले नहीं था, ये नए कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं। और दूसरा हमने कहा कि बीज का कलर तो ग्रीन है लेकिन वो गोल है, ऐसा भी हमारे पास पहले नहीं था। हमने कहा ये दो हमारे पास नए कॉम्बिनेशन बने हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक बार चीजों को नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो लॉ है वो हमारा इतना होता है। आपने जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। पूरा चेकर बोर्ड अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके पास आता है कि जो मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसे एक्सप्लेन कीजिए, या डाई हाइब्रिड क्रॉस को क्या कीजिए, यहाँ पर चित्रात्मक रूप में उसका निरूपण कीजिए। क्या करेंगे आप, ऐसे ही चेकर बोर्ड बनाएंगे और ऐसे ही क्रॉस करेंगे। सिर्फ क्रॉस नहीं करना है, ध्यान दीजिए, सिर्फ क्रॉस नहीं करना है, आपको यहाँ पर कैरेक्टर भी लिखने हैं कि क्या कैरेक्टर आए हैं इनके। ठीक है, उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस का आप रेशियो भी लिखेंगे कि 9:3:3:1 लिखा। उसके बाद ये भी लिखेंगे कि 9 जो है वो उनमें किस प्रकार के कैरेक्टर हैं, 3:3:3:1 में किस प्रकार के कैरेक्टर है। तो एक बार आप लोग ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये हमने बात कर ली है किसकी, डाई हाइब्रिड क्रॉस की। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से होते हैं। ये हमारे पास क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं, ये आप लोग एक बार देख लेंगे। राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, ट्विंकल्ड एंड येलो सीड एंड ट्विंकल्ड एंड ग्रीन सीड। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस। जो ट्रेड होते हैं वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने कहा सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। आपको सिंपल सी बात बताई गई है जो हमने बहुत बार बात की है कि जो यहाँ पे डीएनए है वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाता है जो कि कैरेक्टर को यहाँ पर क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। तो क्या सीक्वेंस हम देखते हैं, डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन। अब जब ये प्रोटीन होगी तो ये क्या करेगी, कैरेक्टर को शो करेगी। ये सीक्वेंस हमने काफी बार यहाँ पर किया है, यही चीज आपको इस लाइन में बताई गई है। सेकेंड हमने बोला अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। यही हमने कहा था। ठीक है, क्या बात हमने कही थी, हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या आता है, डीएनए आता है। ठीक है, ये डीएनए है। हमने कहा डीएनए का एक पर्टिकुलर पोर्शन, अब ऐसा नहीं है कि डीएनए का इतना बड़ा सेगमेंट सिर्फ एक ही जीन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा नहीं है। हम एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि जीन क्या होगा। हमने कहा कि डीएनए का ये जो सेगमेंट है जो कि क्या कर रहा है, आरएनए और आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन से एक कैरेक्टर को यहाँ पर दिखा रहा है, इस पोर्शन को हमने क्या कहा था, जीन कहा था। ये सारी चीजें जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट हमने क्या बोला, दैट प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल, gene for that protein. For example, the height of a plant depend upon the growth hormones which is in turn controlled by the gene. आपने बोला कि प्लांट की जो हाइट है, ये ह्यूमंस की जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, आपने कहा ग्रोथ हार्मोन पे। यही बोला गया है अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन फॉर दैट प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल द हाइट ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन द ग्रोथ हार्मोन विच इज टर्न कंट्रोल बाय द जीन। आपने बोला कि हमारी जो हाइट है वो हमारे ग्रोथ हार्मोन, हमारे वृद्धि हार्मोन पर निर्भर करती है। और उस ग्रोथ हार्मोन को कौन रिलीज कर रहा है, देखिए ग्रोथ हार्मोन अगर अच्छा खासा रिलीज हो रहा है तो आपकी अच्छी हाइट है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो कुछ ज्यादा ही हाइट हो गई है, अगर कम रिलीज हो रहा है तो हाइट कैसी हो गई है, छोटी हाइट रह गई है। तो हमने ये बोला कि ये जो हार्मोन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, if the gene is efficient and more growth hormones is secreted, the plant will grow tall. आपने बोला कि अगर क्या होगा, जो जीन है वो अच्छा खासा ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा तो आपको क्या है, टॉल प्लांट हाइट देखने को मिलेगी, यानी कि लंबी हाइट देखने को मिलेगी। इफ द जीन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन गेट्स अल्टर्ड एंड लॉस ऑफ इट इज secreted when the plant will remain short. आपने बोला अब यहाँ पर क्या होगा, if the gene for that particular protein gets altered and less of it is secreted when the plant will remain short. कि अगर क्या वो हार्मोन जो है अगर उस जीन ने उस हार्मोन का प्रोडक्शन सही से नहीं किया तो जो यहाँ पे हाइट होगी वो शॉर्ट होगी। बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग द
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लैंगिक प्रजनन के दौरान यहाँ पर दोनों जो पेरेंट होते हैं, दोनों जो जनक होते हैं, वो इक्वली इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर अपने जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए। हम कह सकते हैं कि आपके पास जितना भी जेनेटिक मटेरियल है या आपके पास जितने भी क्रोमोसोम है, वो 50% आपके मदर और 50% आपके फादर से आए हैं। यही होता है जब यहाँ पर क्या होगा, लिंग निर्धारण होगा। अब हमारे पास आता है हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड। किसी नवजात शिशु तो नहीं कहेंगे क्योंकि तब तक यहाँ पर क्या होता है, लिंग का निर्धारण हो जाता है। हमने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही होती हैं, तो किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम आते हैं, 46। 46 को हम 23 जोड़ी कहते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी में से हमने कहा जो 22 जोड़ी होती हैं वो कॉमन होती हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, 22 जोड़ी के अलावा जो 23वां जोड़ा होता है वो डिफरेंट होता है मेल एंड फीमेल में। फीमेल वो XX होता है, और अगर हम बात करें मेल की तो मेल में वो XY होता है, ठीक है। समझ आया आपको, हम किसकी बात करें, पेयर में बात करें। ये 22 जोड़ी ये है, 23वां जोड़ा ये है, तो ये जोड़े में आप 2 क्रोमोसोम की बात करें, ये 22 जोड़ी, ये 23वां जोड़ा। आपने कहा 22 जोड़ी जो होते हैं वो सेम होते हैं, उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा क्या है, उनमें डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपको होमोजाइगस कंडीशन मिली क्रोमोसोम की, और यहाँ पर आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली किसकी, क्रोमोसोम की। अब हमने बोला यहाँ पर क्या होता है, जो लिंग का निर्धारण होता है वो इन्हीं क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि लिंग का निर्धारण ये कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं कि यहाँ पर या 1 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके नाम बताइए, ह्यूमंस के जो सेक्स क्रोमोसोम है उनके नाम बताइए, तो आप क्या करेंगे, XX एंड XY होता है। अब क्या होगा यहाँ पर, हमने कहा सेम चीज होगी, जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट बन करके, अब ये 22 जोड़ी हैं तो इन्हें हम हटा लेते हैं। हमने कहा जब गैमीट बनेंगे तो इस प्रकार से गैमीट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा आपने। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो जीन पेयर हैं वो क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। तो वो कैसे सेग्रीगेट होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पर सेग्रीगेट होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, जीन लोकस के बारे में पढ़ा था, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पर प्लांट हाइट के लिए एक जीन है और यहाँ पर भी एक जीन होगा। आपने कहा ये जीन पेयर है, सेम लोकस पर प्रेजेंट रहते हैं। सेम लोकस का मतलब है क्रोमोसोम में समान सेम जगह पर पाए जाते हैं। तो आपने कहा कि क्या होंगे, ये यहाँ पर पाए जा रहे हैं। अब ये सेग्रीगेट होंगे, ये क्रोमोसोम एक गैमेट में गया, ये दूसरे गैमेट में गया, तो क्रोमोसोम क्योंकि सेग्रीगेट हुए हैं तो जीन्स भी सेग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास गैमीट बन गए। गैमीट में अब सिंपल सी बात है, अब आप क्रॉस कराना जानते हैं कि क्रॉस कैसे कराएंगे। आपने बोला अगर इसका क्रॉस इससे हुआ तो ये कंडीशन आए, अगर इसका क्रॉस इससे हुआ तो ये कंडीशन आए, अगर इस गैमेट का क्रॉस इससे हुआ तो ये कंडीशन आए, एंड इस गैमेट का क्रॉस इससे हुआ तो ये कंडीशन आए। अब इससे आप क्या समझे, क्रॉस आप जानते हैं, क्रॉस आप समझते हैं, करते भी हैं। इस बात से क्या आइडिया आपको लगा, अगर किसी में होमोजाइगस जीन पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर वैरायटी वहां पर नहीं आएगी। ये सेम वही वैसा ही है जैसे जब हमने पढ़ा था कि लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन में नई संतति के पास समान ही जेनेटिक मटेरियल, समान ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो उसमें कोई वैरायटी नहीं मिलती है। अलैंगिक जनन में क्योंकि अलग अलग जगह से जेनेटिक मटेरियल आ रहा है तो वैरायटी मिल रही है, तो सेम वैसा ही है फीमेल में, क्योंकि होमोजाइगस आपके पास क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो इनकी वजह से कोई वैरायटी नहीं आएगी, क्योंकि ये मेल है या फीमेल है, यानी कि जो संतति है, चाहे वो क्या है, यहाँ पर गर्ल है या बॉय है, वो दोनों को सेम ही क्रोमोसोम पास कर रही है, ठीक है। तो इसके क्रोमोसोम से कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, गर्ल है, ये बॉय है, ये गर्ल है और ये बॉय। अब हमने क्या बात की है, देखिए हमने बोला गर्ल को देखें, इसका ये वाला एक्स क्रोमोसोम मदर से आए हैं और ये वाला एक्स क्रोमोसोम फादर से आए हैं, इसमें भी जो मदर है वो एक्स क्रोमोसोम ही दे रही है। बॉय वाले में देखते हैं कि बॉय का जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आया है, और फादर का जो और फादर से जो क्रोमोसोम आया है वो वाई क्रोमोसोम आया है। यही तो हमने कहा है। कैसे समझेंगे, क्योंकि जब ये एक्स क्रोमोसोम इस वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हुआ तो आपको एक्स वाई कंडीशन मिली है, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, बॉय होगा।
नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या कहा, अब इसके हम इस क्रोमोसोम के साथ हमने देख लिया है। इस क्रोमोसोम की बात करते हैं कि जब इसका क्रॉस इस एक्स के साथ होता है, इस एक्स क्रोमोसोम इस एक्स गैमेट का जो क्रॉस होता है या जो फ्यूजन होता है, अगर वो इस गैमेट के साथ होता है तो आपको क्या मिली, एक्स एक्स कंडीशन मिली, जिसमें आपने कहा गर्ल है। अगर हमने कहा कि इस गैमेट का फ्यूजन इस गैमेट के साथ होता है, इस एक्स गैमेट का जो फ्यूजन है वो वाई गैमेट के साथ होता है, एक्स और वाई गैमेट नहीं होते हैं, बस आपको समझना है कि एक्स का एक्स के साथ हो रहा है या एक्स का वाई के साथ फ्यूजन हो रहा है। तो हमने कहा कि जब इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ होता है तो एक्स वाई कंडीशन यहाँ पर आती है। ठीक है, अब इस बात से हम इतना तो समझ चुके हैं कि आपके पास 4 संतति आई हैं और चारों में आप देख रहे हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आया है, क्योंकि एक पेरेंट से एक ही यहाँ पर क्या होगा, एक ही गैमेट आएगा। ठीक है, हमने कहा कि एक पेरेंट से एक ही गैमेट यहाँ पर आएगा, तभी तो दोनों गैमेट का फ्यूजन होकर के आपके पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर जाइगोट बन रहा है। तो हमने कहा क्योंकि एक जनक से एक ही गैमेट आएगा, और अगर हम फीमेल की बात करें तो वो एक गैमेट एक्स क्रोमोसोम ही है, चाहे वो ये एक्स क्रोमोसोम हो या वो ये एक्स क्रोमोसोम हो। लेकिन अगर हम फादर की बात करेंगे तो फादर ने क्या किया यहाँ पर, अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर फ्यूज हो रहा है तो आपको गर्ल चाइल्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखी, ये वाली कंडीशन आपने देखी, ये फादर का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हुआ है। सेम कंडीशन हमने यहाँ पर भी देखी कि यहाँ पर भी सेम फादर का एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हुआ है तो गर्ल है। हमने कहा अगर जो फादर का वाई क्रोमोसोम यहाँ पर फ्यूज होता है, चाहे वो इस एक्स के साथ हो या वो इस एक्स के साथ हो, अगर यहाँ पर वाई क्रोमोसोम फ्यूज होता है तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पर जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, वो कौन होगा, वो मेल चाइल्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस बात से आप क्या समझे, हमने कहा कि यहाँ पर जो लिंग का निर्धारण है वो यहाँ पर किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि किस गैमेट के साथ कौन फ्यूज हो रहा है। ये सेम चीज आपने कहाँ पढ़ी थी, जब आप पढ़ रहे थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जब आप पढ़ रहे थे, तो आपने कहा कि यहाँ पर ये जो दो गैमेट हैं ये स्वतंत्र हैं कि इनको इनमें से किसके साथ फ्यूज होना है, या ये जो दो गैमेट हैं ये स्वतंत्र है कि इनमें से इसको किसके साथ फ्यूज होना है। वैसा नहीं होता है कि यहाँ पर चूज करते हैं। ठीक है, ये गैमेट्स हैं, जो गैमेट पहले फ्यूज हो गया, जो गैमेट पहले क्या हो गया है, वहां पे सनलाइट हो गया है, उसी के साथ फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि ये गैमेट पहले फ्यूज हो रहा है, ये हो सकता है कि ये पहले फ्यूज हो रहा है। तो हमने कहा कि डिपेंड किस पे करेगा, हमने कहा कि डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे, जो मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उस पर डिपेंड करता है यहाँ पर किसी भी चाइल्ड का जो यहाँ पे लिंग निर्धारण हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेल के कंट्रोल में होता है, कंट्रोल में किसी के नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि किसके क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं यहाँ पर लिंग के निर्धारण के लिए, तो हमने कहा मेल के क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही प्रोसेस आप पढ़ लेंगे, सिंपल सी चीजें हैं। आपने कहा इट इज द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न कैन बी डिटरमाइंड। एक प्रोसेस है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए वही चीज आपको बता रखी है, डिफरेंट स्पीशीज यूज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर दिस। अब अलग अलग हमने ये जो स्ट्रेटेजी हम पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन की हम पढ़ रहे हैं, हमने कहा अलग अलग स्पीशीज के जो जीव होते हैं, अलग अलग जो जातियां होती हैं, उनके जो जीव होते हैं उनमें यहाँ पर लिंग के निर्धारण की प्रोसेस अलग अलग यहाँ पर होती है, क्योंकि आप जेनेटिक पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। आपने कहा इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच fertilized eggs are kept determine whether the developing animals will be male or female। आपने कहा कुछ ऐसे जीव होते हैं जहां पर जो टेम्परेचर है वो डिटरमाइन करेगा, या फिर जो टेम्परेचर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि यहाँ पर मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा सम एनिमल्स लाइक सेल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट अ सेक्स इज नॉट अ जेनेटिकली डिटरमाइंड। हम स्नेल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्नेल में क्या है, स्नेल अपना जो यहाँ पर सेक्स है वो चेंज कर लेता है। इससे हमें पता चलता है कि स्नेल में हम ये तो नहीं कह सकते कि ये क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। क्लियर है। अब ह्यूमन बीइंग पे आता है। आपने कहा इन ह्यूमन बीइंग सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड जेनेटिकली। जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है क्योंकि हमने कहा कि जब पार्चुलेशन होता है तो पार्चुलेशन से पहले ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनसे पता चल जाता है कि यहाँ पर जो वूम में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। हालांकि इस प्रकार के जो टेस्ट हैं उन पर क्या है, निषेध है, यानी कि इस प्रकार के टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने बोला मीन्स
जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। हमने बोला क्यों ये जेनेटिकली क्या है, डिटरमाइंड है। अगर हम ह्यूमन में देखें कि उसका जो यहाँ पर लिंग है वो कैसे आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। हमने कहा क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पेरेंट हैं, जो हमारे जनक हैं, उनके जो गैमिट हैं वो डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि मेल होगा या फीमेल होगी। ठीक है, क्लियर है। अब कैसे डिटरमाइन हमने किया, ये सेम वो चीज आपको बता रही है जो आपने क्रॉस में यहाँ पर की है। तो इस स्लाइड में आप ये समझे कि ह्यूमंस में जो यहाँ पर लिंग का निर्धारण है वो अलग तरीके से हो रहा है, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। किसी में टेम्परेचर बेस्ड है, किसी में आपने कहा जेनेटिकली डिटरमाइंड है ही नहीं, क्योंकि ये कभी भी चेंज कर पाते हैं। हमने कहा टू अंडरस्टैंड हाउ द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हैपेंस वी नीड टू नो फॉलोइंग प्रोसेस। ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, मनुष्य में क्या होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। 23 जोड़ों में से 22 जोड़ी कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। एंड ओनली वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज XX और XY, which actively takes part in the process of a sex determination। आपने कहा सिर्फ यही जो जोड़ा है वो यहाँ पर लिंग के निर्धारण में भागीदारी निभाता है। बोथ मेल एंड फीमेल्स कैरी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। कि मेल और फीमेल में 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के। मेल में क्या होता है, XY होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, दोनों इसमें क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। फीमेल में हमने कहा कि दोनों कैसे होते हैं, XX क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से आपने बोला कि दोनों सेम ही होंगे, सिमिलर होंगे। द XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इज फाउंड इन ह्यूमंस। आपने कहा कि इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो ह्यूमन में पाया जाता है, मैमल्स, इन सम इंसेक्ट एंड फ्यू प्लांट इंसेक्ट। किस किस में पाया जाता है ये आपको बता रखा है। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। कि सारे बच्चों में जो एक एक्स क्रोमोसोम होगा वो उनकी मदर से आएगा। ठीक है, डिस्पाइट वेदर दे आर अ बॉय और अ गर्ल, चाहे वो कोई गर्ल है या बॉय है, उनमें एक क्रोमोसोम, हमें इतना पता है निश्चित रूप से कि इसमें एक जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा। दस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। आपने बोला कि यहाँ पर क्या होगा कि जो लिंग का निर्धारण होता है वो कैसे होगा, जिसमें XY टाइप का जो क्रोमोसोम है वो पाया जा रहा होगा। अ चाइल्ड हुज इनहेरिट Y क्रोमोसोम विल बी बॉय एंड हुज इनहेरिट X क्रोमोसोम विल बी गर्ल। किसकी बात हो रही है, फीमेल की। कि अगर जो फादर है वो X क्रोमोसोम को इनहेरिट करता है तो फीमेल होगी, अगर Y को इनहेरिट करेगा तो मेल यहाँ पर पाया जाता है। अ मेल Siemens hold approximately 50% of Y gamete cells and other 50% of X gamete cells. Therefore, there are possibilities that men have 3 or more children of a single gender। ठीक है, क्लियर है। आपने बोला कि यहाँ पर 50-50% होते हैं किसके गैमिट। जब गैमिट यहाँ पर बने हैं, एक्स गैमिट बना है, वाई गैमिट बना है, 50% एक्स गैमिट बने हैं और 50 वाई गैमिट यहाँ पर बने हुए हैं। इसी प्रकार का कुछ क्रॉस आपने यहाँ पर देखा था। ठीक है, इसी प्रकार का आपने क्या देखा था, क्रॉस करके देखा था। अगर आप क्रॉस समझते हैं तो लैंग्वेज आप लोग खुद बना लेते हैं। यहाँ तो हमने देखा यहाँ पे लिंग का निर्धारण कैसे होता है। एक और हमारे पास टॉपिक बचता है इवोल्यूशन। इसे आप लोग घर से करके लेके आएंगे। ठीक है, इसे आप लोग होमवर्क में करेंगे और इसे आप लोग पढ़ लेंगे। अगर आप कोई डाउट रह जाता है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग बता सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, देखेंगे आपने चैप्टर को कितना अच्छे से यहाँ पर जाना है और समझा है। चलिए, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।